वेलकम टू एवरीवन। तो होपफुली आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होगे घर पे। और जहाँ तक रही बात इस चीज़ की, तो हमारे सिलेबस ख़त्म करने की, तो हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्टली क्या था, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज स्टार्ट किया हुआ था, तो वो हम अब प्रोसीड कर लेंगे। हमने थोड़ा इसका पोर्शन पढ़ा हुआ था, लेकिन हम उसको पहले से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं, इस चैप्टर को। ठीक है, मेरा ईमेल आईडी है नीचे। कोई भी क्वेरी, खैर आप लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप भी है, तो आप मुझे उस पर मैसेज कर सकते हो। फाइन, स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, पहली चीज़ है, व्हाई डू वी नीड फूड। तो फूड की ज़रूरत क्या पड़ी। तो फूड किस चीज़ के लिए ज़रूरत है, ये भी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप पहला देखोगे, डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, तब तक एक ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकता है, डेवलप नहीं हो सकता है, अनलेस एंड अनटिल ही हैज़ द प्रॉपर न्यूट्रिशन। जब उसके पास प्रॉपर न्यूट्रिशन होगा, तभी वो आगे जाके डेवलप हो सकता है। दूसरी बात, डेली नीड ऑफ एनर्जी। पहला ये समझने की ज़रूरत है, जो भी हम अभी तक काम करते हैं, दैट इज़ द मैकेनिकल एनर्जी दैट यू यूज़ फ्रॉम मसल्स एंड ऑल, वो मैकेनिकल एनर्जी होती है। और ये वाली मैकेनिकल एनर्जी आपको कैसे मिलती है? इट इज़ ओनली आफ्टर द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड विद इन द फूड गेट्स कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। तो उस कन्वर्जन को आप इसको डेली नीड ऑफ एनर्जी के थ्रू कर लेते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखोगे, इट प्रोवाइड्स कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो यहाँ पे प्रोटीन्स भी आ जाएगा, प्रोटीन्स आप यहाँ पे ऐड कर देना। तो कार्बोहाइड्रेट्स आपको पता है, आपको राइस से मिलना चाहिए। ठीक है, और बाकी जो भी आपके सीरियल्स होते हैं, उन सब से आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं। फैट्स आपको पता है, ऑयली चीज़ जो भी है उसमें फैट्स होता है। ठीक है, खैर। और विटामिन्स और मिनरल्स, ठीक है, विटामिन्स मिनरल्स आपको वेजिटेबल से मिल जाएंगे, फ्रूट से मिल जाएंगे, इसलिए वो खाने होते हैं। विटामिन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप देखोगे, विटामिन ए की बात कर लेते हैं, विटामिन बी, विटामिन ए आपके आईज के लिए काफ़ी नेसेसरी होता है। अगर आपको सिट्रिक एसिड, विटामिन सी की कमी हो जाए तो स्कर्वी हो जाती है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स नीड टू बी बैलेंस्ड इन आवर डाइट, है ना, जो आपने पढ़ा होगा अबाउट बैलेंस्ड डाइट। तो वो सारी चीज़ें, पार्डन अबाउट माई हैंड राइटिंग, ठीक है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता विद वीडियोस ठीक होता जाएगा। ठीक, सो रही बात विटामिन्स और मिनरल्स, ये दो चीज़ें भी इसके साथ कंटिन्यू हो जाती हैं। फाइन। तो नेक्स्ट आप देखोगे, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, क्लास में एक रिवीजन चल रहा है। तो प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे पिछला डिस्कस किया विटामिन ए का, अगर विटामिन ए पूरी तरीके से नहीं मिलेगा, तो आपकी आईसाइट आहिस्ता आहिस्ता वीक होती जाएगी। या आपके विटामिन सी की कमी हो जाती है, तो गम्स लूज हो जाएंगे, टीथ बिकम ससेप्टेबल टू फॉल। ठीक है, वो वैसी चीज़ें हो जाती हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है, या अगर आप देखोगे फैट्स, अगर मल्टीपल फैट्स जमा हो जाते हैं, फैट्स की वजह से जो ज़्यादा फैट्स जमा होने लगते हैं, कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, वेन्स ब्लॉक हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ऑर्गन फेलियर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप प्रॉपर अमाउंट में आप सारा बैलेंस डाइट के हिसाब से लेते रहोगे, तो जो बाकी सारे ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपरली बिहेव करेंगे। फाइन। तो ये चार रीजंस हैं मेन, जो आपको फूड की ज़रूरत बताते हैं। अब मेन सोर्सेज ऑफ फूड क्या होंगे? मेन सोर्सेज ये तो पता ही है, ठीक है, ये तो सबको पता होगा। दो ही चीज़ें हैं, या तो आप प्लांट से लाओगे, या आप एनिमल से हमें मिल जाएगा। अगर प्लांट्स की बात करते हैं, वी टेक एग्रीकल्चर इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, एग्रीकल्चर में फिर सारा वो हॉर्टिकल्चर है, या कोई भी क्रॉप ग्रोइंग है, बाकी सब चीज़ें, वो सारा इसमें कल्मिनेट हो जाता है। ठीक है, प्लांट्स और एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट अगर आप देखोगे, एनिमल हस्बेंड्री में मेन चार चीज़ें होती हैं। अगर आप कैटल का देख लोगे, ठीक है, कैटल का देख लोगे, आपका पोल्ट्री आ जाता है, आपका बीज का आ जाता है, बी रेयरिंग आता है, बी रेयरिंग्स हम करते हैं एपियरी में। ठीक है, और हो जाएगा ये, इसमें आपका सेरिकल्चर भी आ जाएगा, रेयरिंग ऑफ वर्म्स। तो वो सेरिकल्चर भी आ जाता है, उसमें उसमें सिल्क से एक्सट्रैक्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, और बाकी सारी चीज़ें जो है वो एनिमल हस्बेंड्री में आ जाती हैं। फाइन, आगे देखते हैं। तो नाम ही है हमारे चैप्टर का, इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज। सो व्हाई इज इट नेसेसरी टू इम्प्रूव द फूड रिसोर्सेज? ठीक है, कुछ रीजंस हैं। स्टार्टिंग ऑन विद लैंड। आपके पास लैंड जो होता है, लैंड एक लिमिटेड रिसोर्स है। आपके पास मान लेते हैं आपकी घर की जो ज़मीन है वो फिक्स्ड है, वो फिक्स्ड की फिर उतनी ही रहेगी। अगर आप उसमें ग्रो करोगे, चीज़ें ग्रो कराने लगता है, कोई फार्मर का फील्ड ले लेते हैं, अगर उसमें फार्मर ग्रो कराने लगता है, उसका लैंड जो है वो लिमिटेड है।
अगर वो उसी लिमिटेड लैंड में बाय यूजिंग बेटर वैरायटी ऑफ सीड्स, बाय यूजिंग फर्टिलाइजर्स, बाय यूजिंग मैन्यूअर्स और बाकी सब चीज़ें यूज़ करके वो उसी में प्रोडक्शन बढ़ा लेगा, तो उसी स्पेसिफिक लैंड में उसको ज़्यादा क्रॉप मिल जाएगा, यानी ज़्यादा यील्ड मिल जाएगा उससे। ठीक है, तो इट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ द पर्पसेस ऑफ एग्रीकल्चर एज वेल एज एनिमल हस्बेंड्री। और नेचुरली अगर लैंड आपका जो है वो क्या है, वो आपका एक लिमिटेड रिसोर्स है, लैंड इज सपोज टू बी अ लिमिटेड रिसोर्स, तो उसी को लैंड को आपको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट आपका जो आना चाहिए पॉपुलेशन ग्रोथ। नेचुरली पॉपुलेशन दिन ब दिन काफ़ी ग्रो होती जा रही है और उस पॉपुलेशन की ग्रोइंग डिमांड है ऑफ फूड। ठीक है, जितनी पॉपुलेशन ज़्यादा ग्रो होगी उतना आपको फूड प्रोवाइड करना है उनकी ग्रोथ के लिए और उनको फीड करने के लिए आपको उतना ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। सो दैट कम्स ऑन विद द पॉपुलेशन ग्रोथ। फाइन, नेक्स्ट आपका जो आ जाएगा हेल्प्स इन इम्प्रूविंग क्रॉप यील्ड एंड। अब आपका क्रॉप यील्ड भी इम्प्रूव हो जाएगा, किसकी वजह से हो जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल आपको इसको याद रखना है HYSD, हम आगे भी डिस्कस करेंगे। HY हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड, HYVS, सॉरी, तो आप HYVS पे देखोगे। ठीक है, HYVS हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन हमें नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ना है तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे improving the quality of yield and the product from livestock, ये इसी का एक subsequent part है। ठीक है, आपको बस ये एक बार पढ़ लेना है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। नेक्स्ट आपका जो आना चाहिए that is efforts for improvement of food resources। अभी तक हमने सिर्फ देखा कि improvement of food resources necessary क्यों है। ठीक, आपका जो नेक्स्ट आना चाहिए कि क्या क्या एफर्ट्स अभी तक लगे हैं, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब डिफरेंट काइंड ऑफ रेवोल्यूशंस आए हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन आया है, सिल्वर रेवोल्यूशन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल आपको दो याद रखने की जरूरत है, ग्रीन और व्हाइट रेवोल्यूशन। ठीक है, ग्रीन एज द नेम सजेस्ट वो किसके साथ एसोसिएट होना चाहिए? एग्रीकल्चर के साथ। आप उसको कलर मैचिंग, कलर अगर आप देखोगे कलर जिस हिसाब से होता है किस फूड का, ये उसी के साथ आपको थोड़ा मैच होता जाएगा। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, यहाँ पे आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, HYVS यानी हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स इसमें इस्तेमाल किए गए थे। एंड योर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग वाज इट्स रिगार्डेड एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। खैर ये आपकी बुक्स में नहीं दिया हुआ है, इट इज एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और आपको पता होना चाहिए। सो इट इज वेरी नेसेसरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आ जाएगा व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन क्या था? इट वाज द रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ, किसमें? डेयरी फार्म। मिल्क प्रोडक्शन जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज की गई थी। इसके काफ़ी तरीके थे। इनको मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल ने कहा था ब्रीडिंग उस तरीके की गई थी, ब्रीडिंग बिटवीन बेटर यील्डिंग वैरायटीज ऑफ काउस। तो उसमें इनने यील्ड ब्रीडिंग करवा के वैसे नए ब्रीड्स या वैसे नई वैरायटीज ऑफ काउस प्रोड्यूस किए थे जो ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करते थे। ठीक है, उनका लैक्टेशन पीरियड जो होता था वो ज़्यादा होता था। एंड आप अगर डॉक्टर वार्गीज क्यूरियन जो है वो इसके पायनियर है। We will not call him as the father of white revolution. He was just a pioneer, a leading figure in the white revolution. ठीक है, white revolution के दौरान वो काफी leading figure रहे हैं उसके टाइम पे। नेक्स्ट आ जाएगा आपका रेड रेवोल्यूशन। मैंने आपको पहले ही कहा आप इसको एसोसिएट कर सकते हो विद द कलर कोडिंग। कलर अगर आपका रेड है तो आपको टोमेटो के साथ एसोसिएट कर सकते हो, बहुत सारी चीजें, बस आप इसको कलर कोडिंग के साथ आप हिसाब से देख सकते हो। सिल्वर रेवोल्यूशन, हाँ ये थोड़ा मतलब आपको थोड़ा लगेगा अजीब यहाँ पे, तो सिल्वर रेवोल्यूशन गोज विद एग और पोल्ट्री फार्मिंग। नेक्स्ट आप देखोगे ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद फिश। पिंक रेवोल्यूशन श्रिम्प्स, मीट, अनियन और मेडिसिन, ये सब के साथ एसोसिएटेड है। इट्स ऑल ऑफ द रेवोल्यूशंस विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स। इसमें बेटर यील्डिंग वैरायटीज यूज की गई थी, इसमें HYSD सीड्स यूज किए गए थे, बेटर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स किया गया था, एफिशिएंट इरिगेशन यूज की गई थी। सो ऑल दैट कंट्रीब्यूट्स टू डिफरेंट रेवोल्यूशंस इंट्रोड्यूस्ड। आपका गोल्डन रेवोल्यूशन नेचुरली हनी और हॉर्टिकल्चर से एसोसिएटेड है। सर्कुलर रेवोल्यूशन इज विद पोटैटो। फाइन, तो आप लोग इसको आराम से देख सकते हो। मैं आपके लिए आप लोगों के लिए PPT भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ये वाली PPT भी मैं अपलोड कर दूंगा अगर आपको इससे प्रॉब्लम हो रही है तो। बस जस्ट आप एक बार इसको देखो, एक बार अंडरस्टैंड करो इस वीडियो को, और अगर आपको फिर से कोई कंफ्यूजन होता है जस्ट इस वीडियो को पीछे ले जाइए बैक से और फिर से देखिए वो वाला वीडियो, आप आराम से समझिए मैंने क्या बोला है उसमें। अगर आपको फिर भी कोई इश्यूज होते हैं आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। फाइन, नेक्स्ट देख लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। अब
कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हैं ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यू जस्ट हैव योर सीरियल्स, ठीक है, आपके पास सीरियल्स होते हैं, आपके पास पल्सेस होते हैं, आपके पास ऑयल सीड्स होते हैं, आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट जो होते हैं जैसे फॉडर होता है, फॉडर आपका वेस्ट क्रॉप्स निकलते हैं, ठीक है। तो एक टेबल इंट्रोड्यूस किया है जैसे सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स ये आपके होते हैं। सीरियल्स में आप देखोगे वीट, राइस, मेज, मिलेट्स, सोरगम, ठीक है। अच्छा, ये सीरियल्स में वो वाली चीज़ें आपकी आ जाती हैं, सीरियल्स में वो वाली चीज़ें जो डेली यूज़ में आप खाते हो, ठीक है। वीट, जैसे वीट का एग्जांपल ले लेते हैं, रोटी तो रोज़ खाते हैं। राइस की एग्जांपल लोगे, कश्मीरियों को तो खाना ज़रूरी है, खाने के बगैर तो कुछ पचता है नहीं, ठीक है, तो काफ़ी ज़रूरी है। मेज़ भी सीज़न टू सीज़न हम खा ही लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, दे आर द मेन सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन योर डाइट, दे आर द मेन सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन योर डाइट। ये आपको पता होना चाहिए। द क्रॉप, इट्स एग्जाम्पल्स क्या है एंड द वैल्यू, इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू किस चीज़ का है, फाइन। ये वाली चीज़ आपको एटलीस्ट आना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप पल्सेस की बात करोगे तो पल्सेस में आपको ग्राम, पल्सेस बेसिकली कुछ नहीं होता है, दालें होती हैं, ठीक है। आपका ग्राम, मूंग दाल होती है, वो वाली चीज़ें, वो सारी चीज़ आपका जो होता है वो पल्सेस में इंक्लूड होती है, राजमा, वो सब चीज़ें, ग्राम, ब्लैक ग्राम, यो ग्रीन ग्रीन ग्राम, पिजन पी, हाँ, मटर भी आपका इसी पल्सेस में ही आ जाता है, ठीक है। एंड दे आर द बेसिक सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आप नेचुरली आपको याद होना चाहिए दैट दे आर सपोज टू बी द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, ठीक है। अच्छा, रही बात ऑयल सीड्स की, जो भी आपकी ऑयल, जो भी जिससे भी आप ऑयल एक्सट्रैक्ट कर पाते हो, जिससे भी आप ऑयल एक्सट्रैक्ट कर पाते हो, वो वाले आपको ऑयल सीड्स में आ जाते हैं और नेचुरली आपको इससे फैट्स मिल जाते हैं। डू नोट दिस कि अगर फैट्स अब ज़्यादा हो जाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, पर्टिकुलरली इन ओल्ड एज, लेकिन कोलेस्ट्रॉल काफ़ी इफेक्ट करता है, फाइन। नेक्स्ट इज विद द वेजिटेबल स्पाइसेस एंड फ्रूट्स, इसीलिए कहते हैं वेजिटेबल स्पाइसेस और फ्रूट्स लेने के लिए उसमें आपको मिल जाते हैं, क्या मिलते हैं, मिनरल्स और वाइटामिन, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आप एक इन्फॉर्मेशन याद रख सकते हो कि स्पाइसेस में एक स्पाइस जो होता है टर्मरिक, ठीक है, टर्मरिक अगर होता है, टर्मरिक, ठीक है, खैर अब थोड़े लिखने में थोड़ा इशू है तो आप प्लीज इसके साथ मैनेज कर लीजिए फिलहाल। I'll work on improving my handwriting on it. तो अच्छा, स्पाइसेस में आपका टर्मरिक होता है, उसमें करक्यून, करकिन होता है, ठीक है, करकिन, इट्स लाइक करकिन और सरसन बोलो आप, कोई बात नहीं, सुनाओ। तो वो एक एजेंट होता है दैट इज, वो भी आपको काफ़ी विटामिन्स और मिनरल्स प्रोवाइड कर लेता है। एंड दे ऑफन इंट्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जांपल ले लोगे, पोटैटो, पोटैटो में स्टार्च होता है, दैट इज आल्सो अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। विटामिन मिनरल्स आपको फ्रूट से मिल जाएंगे, फ्रूट्स की बेसिक एग्जांपल ले लो, ऑरेंज या सिट्रस फ्रूट्स ले लो, ऑरेंज है, लेमन है, वो सब चीज़ें कौन सा विटामिन सी प्रोवाइड कर लेते हैं। यू कैन गो विद बेसिक एग्जांपल्स। अच्छा अब लास्ट की बात रही अबाउट फॉडर क्रॉप्स, राइट। फॉडर क्रॉप्स में, फॉडर क्रॉप्स क्या होते हैं, दीज आर ऑल वेस्ट मटेरियल, ये जो होता है ये एक्चुअली होता है वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द एग्रीकल्चर, फ्रॉम द एग्रीकल्चर, जो क्रॉप आपने हार्वेस्ट कर लिया उसके बाद जो भी आपका कूड़ा कचरा रहता है दैट इज इंक्लूडेड इन फॉडर क्रॉप्स, ठीक है, एक पार्ट होता है फॉडर क्रॉप्स का वो। अपार्ट फ्रॉम दिस स्पेसिफिकली क्रॉप्स भी ऐसे ग्रो किए जाते हैं दैट ओनली एक्ट एज फॉडर, फॉडर वही होता है जो दैट एक्ट्स एज द फूड फॉर लाइफ स्टॉक, कैटल के लिए आप वो यूज करोगे स्पेसिफिकली। तो इसीलिए कहते हैं इस चीज की वजह से वी ऑलवेज से दैट एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर शुड बी कैरीड आउट टुगेदर, ताकि अगर जो एग्रीकल्चर में कोई वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो एनिमल हस्बेंड्री में यूज हो जाए। सो दैट इज व्हाई दीज टू थिंग्स आर कैरीड साइड बाय साइड। तो देयरफॉर इसीलिए कहते हैं कि दोनों चीज़ें जो है वो साइड बाय साइड करनी चाहिए। तो एक का कचरा दूसरे में यूज हो रहा है तो कोई भी वैसा वेस्ट जनरेट नहीं हो रहा है, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं डिफरेंट, ये वाले, हाँ, ये वाला जो पिछला था, इट वाज बेस्ड, दिस टाइप ऑफ, दिस वाज बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल कंटेंट, न्यूट्रिशन कंटेंट पे बेस्ड है। अब आपका है बेसिस जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, आप किस सीजन में वो ग्रो कराओगे। बेसिक तीन होते हैं आपके, खरीफ क्रॉप्स आ जाते हैं, के खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स हैं, ज़ैद क्रॉप्स, ठीक है, के आर जी, आप बस के आर जी याद रख लो, या अगर आपको जाकिर नायक याद रहता है, जाकिर, उसका जेड, के और आर, ठीक है, जैद, खरीफ और रबी क्रॉप्स।
इसमें आपको इसमें अगर आप ZKR के हिसाब से याद रखोगे, आपको एक सीक्वेंस भी रहेगा, ठीक है। ये आपका समर क्रॉप्स होता है, ये मॉनसून क्रॉप्स होते हैं, ये विंटर क्रॉप्स होते हैं, ठीक है। तो टेबल आपके सामने। अच्छा, ज़ैद क्रॉप्स की बात कर लेते हैं। तो ज़ैद क्रॉप्स आपके क्या होते हैं, दे आर समर क्रॉप्स, ठीक है। मोस्ट ऑफ ऑल इसमें ज़्यादातर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही ग्रो करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, इसमें ज़्यादातर क्यूकम्बर ही ग्रो होता है, क्यूकम्बर। आप इसमें ऐड एक एग्जाम्पल जोड़ सकते हो, ठीक है। ये समर क्रॉप्स होते हैं, राइट। खरीफ क्रॉप्स आर ऑल्सो नोन एज मॉनसून क्रॉप्स। ऑनसेट ऑफ मॉनसून को ये सितंबर, जून सितंबर के टाइम पे ही होता है। और इसमें आपके एग्जांपल्स आ जाएंगे पैडी, मेज, सोयाबीन। सीरियल्स सारे जो होते हैं, सीरियल्स मोस्टली सारे खरीफ क्रॉप से होते हैं, एक्सेप्ट वीट। आप वीट को हम जोड़ देते हैं किसमें, वीट आ जाता है रबी क्रॉप्स में, ये आप देख लोगे यहाँ पे। बाकी सारे सीरियल्स जो हैं वो खरीफ आ जाते हैं, खरीफ क्रॉप्स आ जाते हैं, लेकिन सिर्फ वीट सीरियल क्रॉप जो है वो रबी में आ जाता है, यानी इट इज ग्रोन इन विंटर। इसी तरीके से रबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर। आपका जो ये ऑप्टिमम टाइम होता है इसकी ग्रोथ और हार्वेस्ट का, इट इज इन अक्टूबर टू मार्च, फाइन। तो आपके एग्जांपल्स ग्राम पी, वीट इसका बेस्ट एग्जांपल्स रहेंगे, फाइन। नेक्स्ट देख लेते हैं, अप्रोचेस फॉर इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप। तो क्या क्या अप्रोचेस किए जा सकते हैं क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है। अब आपकी क्रॉप वैरायटीज की इंप्रूवमेंट ना चाहिए, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। या तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन की जा सकती है ना, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, इंट्रोडक्शन ऑफ जीन थेरेपी इसमें इंट्रोड्यूस हो जाएगी, है ना। इम्प्रूवमेंट इन, अभी हाइब्रिडाइजेशन हम अलग से डिस्कस करेंगे, और इंट्रोडक्शन ऑफ जीन ये मैंने आपको ऑलरेडी क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी हम इन डिटेल दोनों जो है वो डिस्क्राइब कर लेंगे, राइट। इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप प्रोडक्शन, जो भी आपकी क्रॉप प्रोडक्शन में कैसे इम्प्रूव किया जाएगा, और प्रोडक्शन मैनेजमेंट कैसे इम्प्रूव की जाएगी। We'll cover the rest of the topics in the next video.